Rakesh Kotadia. Today we are studying SST of 6th standard, chapter 1, sources of history. This is a very small chapter. This is the introduction of SST. This is a new subject for you, so it is an introduction based chapter. So what is history we should understand. ये चैप्टर आप पहली बार SST पढ़ रहे हो, 5th स्टैंडर्ड तक आपको SST नहीं आता था. अभी SST में 3 पार्ट होते हैं. एसएसटी के 3 पार्ट होते हैं. तो एक होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है सिविक्स और तीसरा होता है जियोग्राफी. ठीक है, तो इसमें तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट समझेंगे हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है. हिस्ट्री मतलब हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ हो तो वो घटना में याद रहती है. तो फिर से वही घटना होती है तो हम क्या फिर से वही गलती दोहराते हैं? नहीं. तो उस घटना से हम सीखते, फिर वो गलती नहीं दोहराते और हमारे प्रॉब्लम से, तकलीफों से बच जाते. इसी तरह से हिस्ट्री में बहुत सारी घटनाएं हुई है, देश से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, पूरी दुनिया में बहुत सारी घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ताकि हमारे देश का, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम फिर से नया अगर आए तो उसको संभाल सके. तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए. तो हिस्ट्री हमेशा हमें हेल्पफुल होती है, चाहे पर्सनल हिस्ट्री हो या समाज की हिस्ट्री हो, देश की हिस्ट्री हो. हिस्ट्री इज ऑलवेज हेल्पफुल. ओके, तो हिस्ट्री में हम जो पढ़ते बुक में, तो बुक का नॉलेज कहाँ से आता है, कौन हमें ये सब नॉलेज देता है? तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. तो ये स्पेलिंग आपको याद रखना है, ARCHAEOLOGIST, आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या? हिस्ट्री के साइंटिस्ट. पहले क्या हुआ था वो सब कुछ सारा ढूंढते, सब रिसर्च करते, फिर आपकी बुक में आता है. ऐसे ही आपकी बुक में किसी ने याद किया और लिख डाला ऐसा नहीं है, सारा प्रूफ के साथ होता है. कहाँ पे हुआ था, कौन सा राजा था, कौन सी घटना हुई थी, कब हुई थी, पूरा रिसर्च करते. और रिसर्च करने के बाद जो प्रूफ के साथ जो लाते उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. उसको हम हिस्ट्री के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं. एक टाइप के साइंटिस्ट है पर वो ज्यादातर हिस्ट्री के लिए काम करते हैं, इसलिए उनका नाम है आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट जो प्रूफ लाते हैं, प्रूफ मतलब सोर्सेस मतलब कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई, कहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो सोर्सेस क्या कहना चाहते हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया, वो सब कुछ उनका जो नॉलेज है वो सोर्सेस से आता है. तो सोर्सेस मतलब जो स्रोत जहाँ से हिस्ट्री का पता चलता है, तो उनको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं. तो वो आर्कियोलॉजी किस तरह से हिस्ट्री जानते हैं, तो पुराने जमाने के पिक्चर्स में कुछ लिखा हुआ तो वो एक प्रूफ है कि ऐसा हुआ था. फिर पुराने आइडल मतलब जो मूर्ति होती है आइडल, तो मूर्तियों के अंदर भी बहुत सारे नीचे लिखा हुआ होता है और उनका स्ट्रक्चर से बहुत सारे हिस्ट्री का मालूम पड़ता है. वेसल्स, पुराने जमाने के वो क्या कहते हैं, बर्तन के से भी मालूम पड़ता है कितना पुराना बर्तन है. और ऊपर से वो केमिकल टेक्नोलॉजी से भी मालूम पड़ता है कि बर्तन कितना पुराना है. वो केमिकल भी यूज करते हैं ताकि बर्तन कितना पुराना वो भी टेक्नोलॉजी से जान लेते हैं. सील्स, पुराने जमाने के जो सील होते हैं कि बिजनेस होता तो कौन से सील लगाते थे और सील से मालूम पड़ता था कि कितना पुराना ये डॉक्यूमेंट है या कितने टाइम पहले ये सब चीजें होती थी. फिर स्टैम्प्स, तो पहले स्टैम्प्स भी होते, राजा अपने स्टैम्प निकालते थे, उस स्टैम्प से ही मालूम पड़ता है. वेपन्स, तो पहले जमाने में लोग हथियार इस्तेमाल करते थे, तो कौन से धातु के हथियार थे, इससे भी मालूम पड़ता है कि ये हथियार कितने पुराने हैं. और टेक्नोलॉजी से मालूम पड़ता है. टूल्स, तो खेत का काम करते थे, दूसरे भी बहुत सारे वो काम करते थे, तो कौन से टूल्स यूज करते थे, उससे भी हिस्ट्री मालूम पड़ती है. तो ये सब पिक्चर्स, आइडल्स, वेसल्स, सील्स, स्टैम्प्स, वेपन्स और टूल्स, ये सब हिस्ट्री के सोर्सेज से. ये सब कुछ वो ढूंढते हैं, जमीन से भी कहीं से भी वो चीजें ढूंढते हैं और ढूंढ के फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरा हिस्ट्री का पता लगाते हैं और हमें सब प्रूफ के साथ बताते हैं और फिर टेक्स्ट बुक में आता है, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है, तो कहाँ से, तो सबसे पहले हमें पुरानी बुक्स भी इम्पोर्टेंट है. बहुत टाइम पहले जो वेद थे, उपनिषद थे, वो सब पुरानी बुक थी. पहले कागज तो थे नहीं, तो वो सब कहाँ लिखते थे, तो ताड़पत्र. तो ताड़पत्र क्या, ताड़ अलग शब्द है, पत्र अलग है. ताड़ मतलब एक टाइप का ट्री है, इतने बड़े पत्ते होते हैं, उसमें वो मोर पंख से इंक से ऐसा लिखते थे. इंक भी नेचुरल केमिकल से बनी थी, तो मोरपंख में इंक से ताड़ नाम के ट्री पे लिखते थे, इसलिए उनको ताड़पत्र कहा जाता है. तो ताड़ के ऊपर लिखा गया जो लेख है, जो कोई भी जो चीजें हैं, श्लोक है, उसको ताड़पत्र कहा जाता है. इसी तरह से भोज नाम का ट्री है, तो भोज नाम के ट्री भी पत्ते भी बड़े होते हैं, तो उस पे लिखा जाता है, तो वो भोजपत्र. ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट विच इज रिटन ऑन ताड़ tree tar, it's called ताड़पत्र. The manuscript which is written on भोज, it's called भोजपत्र. ओके, इस तरह से ताम्रपत्र. ताम्रपत्र क्या है, ताम्र मतलब कॉपर और पत्र मतलब वो पेज.
और ठीक है, तो ताम्र मतलब कॉपर, तो कॉपर के प्लेट्स पे भी लिखे थे। ठीक है, ताड़पत्र क्या, इंसेक्ट खा जाते थे पानी में, वो सब में खराब हो जाता था। भोजपत्र का भी ऐसा था, इंसेक्ट उसको खा जाते थे और पानी में वो खराब हो जाता। लेकिन जो ताम्रपत्र था, वो ताम्रपत्र क्या था कि तांबे पे वो ऐसा थोड़ी चला चला के और ऐसे नेल से सब कुछ लिखते थे, ताकि वो पानी में भी बहुत कम खराब होता था, इंसेक्ट भी नहीं खा सकते थे और लॉन्ग टाइम तक रहता था, तो उसको ताम्रपत्र कहा जाता। ठीक है, तो इस तरह से स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या है, तो पत्थरों पे लिखा जाता है। तो पहले के जमाने, आपने अभी भी मंदिर मस्जिद में कहीं पे जाते हो तो पत्थरों पे ऐसे कोतर काम करके सबके नाम और दाताओं के नाम लिखे होते हैं। तो इसी तरह से पहले भी, बहुत टाइम पहले भी सब कुछ, पहले देखो ताड़पत्र की कोई सीमा थी, भोजपत्र की भी कोई सीमा थी, ताम्रपत्र की भी कोई सीमा थी, लेकिन जो पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे मंदिर और मस्जिद में लिखा जाता है वो हजारों साल तक रहता है, उस पर वातावरण का कम इफेक्ट होता है। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन तो पत्थरों पे भी लिखा जाता था। तो जो ताड़ पे लिखा जाए ताड़पत्र, भोज के ट्री पे लिखा जाए भोजपत्र और तांबे पे लिखा जाए ताम्रपत्र, इस तरह से पत्थरों पे लिखा जाए उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये सब मैन्युस्क्रिप्ट है और ये इंस्क्रिप्शन है। तो इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे लिखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें साइंटिस्ट को, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं, वो कलेक्ट करते जाते हैं अपने अपने स्टेट्स के अंदर। लेकिन जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं जिसको बहुत ज्यादा जगह चाहिए संभालने के लिए, तो उनको आर्काइव्स कहते हैं। आर्काइव्स एक टाइप की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे सब बुक्स होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुराने जमाने की चीजें होती है, पिक्चर है, आइडल्स है, वेसल्स है, सील्स है, ये पुराने जमाने का सब संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि प्रूफ है। तो ये जो एक लाइब्रेरी है जिसमें पुरानी चीजें संभाल के रखना पड़ता है, उनको आर्काइव्स कहा जाता है। तो इंडिया की सबसे बड़ी आर्काइव, सबसे बड़ी पुराने जमाने के आर्कियोलॉजी जो चीजें कलेक्ट करते हैं उनकी आर्काइव है। सबसे बड़ी आर्काइव नेशनल आर्काइव है जो दिल्ली में है। तो दिल्ली के अंदर सारी पुराने जमाने की चीजें और जो प्रूफ है हिस्ट्री का, वो सब कुछ दिल्ली में रखा हुआ है। तो हमारा तो गुजरात है, तो गुजरात में भी कहीं पे अगर कुछ मिला, कोई भी आर्कियोलॉजी रिसर्च करते तो कहाँ रखते हैं, तो गुजरात में भी 3 आर्काइव मौजूद है। एक आर्काइव पाटन के अंदर है, दूसरी आर्काइव अहमदाबाद के अंदर है और तीसरी गांधी नगर में है। तो गुजरात में भी आर्काइव है, लेकिन सबसे बड़ी आर्काइव नेशनल आर्काइव इन दिल्ली। तो इस तरह से एकदम छोटा चैप्टर है, ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक छोटा चैप्टर और हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का जो कुछ भी नॉलेज है वो आर्कियोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, उनको जब पुरानी पुरानी ये सब चीजें मिलती है उनके ऊपर अलग अलग संशोधन करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर जाके वो रिसर्च पेपर बनाते हैं, फिर उसके बाद जब पास होता है फिर आपके टेक्स्ट बुक में आता है। तो हिस्ट्री मतलब पुराने जमाने में जो कुछ भी हुआ वो प्रूफ के साथ, रिकॉर्ड के साथ जब आपके टेक्स्ट बुक में और कहीं पे भी आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री एक ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रूफ के साथ होता है। तो ये इनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और हिस्ट्री हमेशा हमारी भूलों को दर्शाती है ताकि वो भूल हम फिर से ना करें। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में तो ठीक है, अगर ना समझ में तो रिवाइंड करके आप सब कुछ देख लो, क्योंकि इसके ऊपर से मैं क्वेश्चन आंसर देने वाला हूँ। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ये वीडियो में से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो देखना और अंत तक देखना ताकि आपको सब समझ में आ जाए और उसमें से ही आपको आंसर दूंगा। ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरु।